नीट जो री एग्जाम होना है उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की? किस तरह के आप लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो पिछले महीने हुआ वो दोबारा ना? पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। तब भी मैंने कहा था, पिछले बार जब मैंने आप लोगों को मिला था और कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं परीक्षा को निर्भुल करने के लिए। 21 जून को री नीट की तिथि तय हुई है। पिछले दिनों में भी नीट की एक प्रोटोकॉल है कैसे ये परीक्षा होगी। इसमें इस बार और मजबूती और स्पष्टता और सुरक्षा की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। ये सारे प्रबंधन के बाद इस बार जो घटना हुई या आगे कैसे ना हो उसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। हम पूरा सरकार की सभी घटक मिलकर होल ऑफ द गवर्नमेंट के एक अप्रोच से ये शुरू से नई अप्रोच कैसे प्रश्न पत्र तैयारी करने से लेकर परीक्षा होने तक और परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित केंद्र में लौट के आए, इस सारे की एक फुल प्रूफ व्यवस्था किया जा रहा है। राज्य सरकारों की मदद लिया जा रहा है। इसकी कोऑर्डिनेशन जिला स्तर तक होगी। स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जामिनेशन हो, इसलिए हमने दायित्व लिया था कि बच्चों को थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए हमने पिछले बार की जो फीस था, जो परीक्षा कैंसिल हुई उसकी फीस हम लौटाएंगे। जो अभी की परीक्षा होगा उसको फीस माफ करेंगे, फीस नहीं लेंगे। और बच्चों को हमने अवसर दिया था, अगर वो अपना चॉइस बदलना चाहते हैं सेंटर, वो भी हमने बच्चों को दिया। लगभग अच्छे खासा 2.5-3 लाख बच्चे अपना सेंटर को भी बदले हैं, उसको भी हमने अकोमोडेट किया। एक राज्य सरकारों का मदद लेके जो 5,400 केंद्र होगा, ये कैसे सुरक्षित हो, सरकारी संस्थानों में हो, उसकी प्रोटोकॉल पूरा हो, उसकी एसओपी पूरा हो, उसकी सारी जिम्मेवारी उसकी हम लोग पूरे अमूल चूल उसकी फिर नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। सर, पर संभव कैसे होगा? क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसमें तो जो घर के भीतर के लोग हैं वो इसमें लिप्त पाए गए, जो पेपर सेट कर रहे थे वो इसमें इन्वॉल्व रहे। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारी कभी ये पिछले 24 की जो अनुभव आई, जिसके उपरांत राधाकृष्ण कमेटी बनी, राधाकृष्ण कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया, इसको हमने पूरा एंड टू एंड पालन करने के जो शॉर्ट टर्म था उसको लगभग पूरा हमने पालन भी किया। सर, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि आपने नहीं पालन किया। तो सारे स्पष्ट है ना। राधाकृष्णन ने खुद एक लंबे इंटरव्यू में खुद कहा है कि लगभग जो शॉर्ट टर्म उन्होंने 3 प्रकार की रिकमेंडेशन किया था, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लगभग शॉर्ट टर्म की 70 से ज्यादा रिकमेंडेशन हमने पूरा पालन किया। इसीलिए 70 से ज्यादा, इसलिए उनका 102 रिकमेंडेशन था। जो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन था सारे उसको पालन किया गया। उसके बावजूद भी चूक हुई, उसके लिए हमारी मन में दुख है, खेद है। और हम बच्चों के प्रति दायित्ववान, बच्चों को बताते हम उत्तरदायी भी है। हमारे पास उसके लिए क्षमा याचना के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। जिस पैमाने पर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पीएमओ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारी नजर रहेगी इस पर। मतलब देश के आपके बाकी जो कैबिनेट के सहयोगी हैं वो सब राजनाथ जी के साथ बैठकें हो रही हैं, तो यानी कि पूरा तंत्र इस समय लग गया है कि देश का भविष्य। निश्चित, हमने कहा ना कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट में, आप सरकार की कोई विभाग का दायित्व हो सकता है, लेकिन दायित्व तो सभी के ऊपर है। इसलिए सरकार की पूरा नेतृत्व स्वयं हमारे प्रधानमंत्री हमारे नेता है, उनकी निश्चित जानकारी में सभी चीज को किया जा रहा है, वो उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार की सारे घटक, केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार को, क्योंकि आखिर केंद्र तो 5,400 केंद्र होगा, 1 लाख क्लासरूम्स में परीक्षा होगी, 22 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ये सारे की एक कलेक्टिव अप्रोच से, सामूहिक उत्तरदायित्व से पूरा काम किया जाएगा। एनटीए की भूमिका क्या चिंता का विषय बन रही है? इतनी सारी परीक्षाएं, मतलब उनकी जिम्मेदारियों का विस्तार हो रहा है, लेकिन नीट एक के बाद एक, दूसरी बार लाखों छात्रों का भविष्य। देखिए, एनटीए को एक बैकग्राउंड से बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनटीए बनी थी। एनटीए विकसित हो ही रहा है, उसमें और भी काम बाकी है। अभी की जो एनटीए के नेतृत्व है, मेरे भरोसा है वो लोग उसको बना पाएंगे। एनटीए एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। एनटीए को हमने स्वतंत्रता दिया है अपने बिल्डअप करने के लिए, और मेरा पूरा भरोसा है जो अनुभव इन दिनों में हुई है, एनटीए भारत में टेक्नोलॉजी सा भी संस्था बनेगी। अभी भी एनटीए लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों का सालाना परीक्षा करती है। नीट हमारी एक चुनौती, इसलिए हमने इस बार शुरू से कहा था नीट को हम आने वाले सालों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे।
ये पेन एंड पेपर की एक नई चुनौती बन जाता है। हाँ। इसके अलावा और भी एक मत चल रहा है कि भाई नीट को विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, कि वो भी एक सोच समाज में है। हाँ। देखते आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एनटीए केवल नीट नहीं, अनेकों परीक्षा करती है, सीयूईटी करती है, जेई करती है, अनेक एग्जामिनेशन, जीआरएफ का, यूजीसी नेट का परीक्षा करती है। हाँ। ये सारे परीक्षा निर्भुल भी कर रहा है। इसको आने वाले दिनों में और मजबूती करने का आवश्यकता है। सर, क्योंकि आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात की तो यहाँ पर सीबीएसई का जिक्र आ जाता है। इस बार जिस तरीके से परीक्षा हुई है, बताया जा रहा है कि 4 में से 1 छात्र को आपत्ति हुई है और रीटेस्ट के लिए उन्होंने नहीं आपत्ति नहीं हुई। देखिए ये जो प्रक्रिया हुई है, इस बार उन्होंने एक मूलभूत परिवर्तन किया। सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग की व्यवस्था किया। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। 98 लाख क्वेश्चन सेट से, आंसर सीट से, आंसर सीट 98 लाख से। इसको पारदर्शी तरीके से करने के लिए उसको डिजिटल करके ऑन स्क्रीन मार्किंग करने की व्यवस्था किया जा रही है। एक आधुनिक व्यवस्था है। अनेक यूनिवर्सिटी, आज भारत में भी अनेक संस्था अपने परीक्षा को ऑन स्क्रीन में कन्वर्ट कर चुके हैं। सीबीएसई ने उस प्रयोग को इस बार किया। आपत्ति उसमें आई है कि इसको थोड़ा और पूर्व तैयारी करनी चाहिए था। हम उसको देख रहे हैं कि इसकी इसमें तथ्य कितना, उसमें क्या किया जा सकता था। ये अभी आफ्टर थॉट ये चर्चा आ रही है उसमें। लेकिन जब इतने संख्या में विद्यार्थी परीक्षा, ऐसे भी सीबीएसई की एक पुराना प्रक्रिया है, परीक्षा के बाद विद्यार्थी को अवसर मिलता है, वो अपनी पेपर्स को रिवैल्यूएशन कर सकता है। वो भी डिजिटली होता था। इसमें कोई पहली बार डिजिटल हो रहा है ऐसा नहीं। जब परीक्षा देने के बाद उनकी इसका इवैल्यूएशन इस बार ऑन स्क्रीन हुई है। लेकिन पहले भी उस पुराने पद्धति का ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन के बाद विद्यार्थी के मन में शंका आती थी कि मान लो मेरे और मार्क्स होने चाहिए था। वो अपना पेपर को देख पाता था। पिछले दिनों में भी लाखों की संख्या में लोग पेपर देखते थे। इस बार थोड़ा ज्यादा हुई है। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म अभी हमारी बनाई गई थी सीबीएसई की ओर से, उसमें थोड़ा ज्यादा संख्या होने से ग्लिच हुई, उसमें लोड बढ़ी, उसको संभाला गया। पेमेंट गेटवे की कुछ चुनौती था, लेकिन हमने उसमें हस्तक्षेप करके विभाग ने उसको 2 कदम हमने अभी तो आंसर शीट बच्चों के हाथ में चला गया है। 11 लाख आंसर शीट बच्चों के हाथ में गया है। 98 लाख में से 11 लाख आंसर शीट बच्चों में गया है। अमूमन उसमें हमको अनुमान है, जो ट्रेंड है, 15 to 20% बच्चे फिर रिवर्ट करेंगे कि मेरे को इस इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या, ये मेरा शंका है। इसलिए अभी भी हमारा मानना है कि एक संख्या 15-20% पहले भी आता था, इस बार भी 15-20% या 30% आ जाएगा। उसको लेने के लिए जो प्लेटफॉर्म की रोबस्टनेस है, उसको बनाया जा रहा है। हमारी 4 पीएसयू बैंक को उसमें से जोड़ा गया है। वित्त मंत्री उसमें से अपना निर्देश दिए हैं। स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 बैंक पूरा, आज मैंने भी शाम को उनके साथ बैठा था। उनका प्लेटफॉर्म और सीबीएसई की प्लेटफॉर्म दोनों की इंटीग्रेशन हो गया है। उनकी एक ड्राई रन भी हो गया है बच्चों के साथ। और उसमें आईआईटी को, 2 प्रेस्टिजियस आईआईटी को, कानपुर और मद्रास की आईआईटी को दायित्व दिया गया है कि उसकी रोबस्टनेस को चेक करना, उसकी सिक्योरिटी फीचर को चेक करना, उसकी लोड फैक्टर को चेक करना। आपने आईआईटी मद्रास का नाम लिया तो एक आरोप ये भी लग रहा है कि वही तो उसके पीछे थे, मतलब जब उनके डायरेक्टर ही नए ओएसएम के पीछे थे तो उनको आखिर रिव्यू करने के लिए। आप जैसे बड़े विद्वान पत्रकार श्वेता जी, थोड़ा तथ्य पे बोलना चाहिए। मैं जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में। तथ्य आप आरोप पे क्यों बढ़ा रहे हो? आप तथ्य पे जाओ। ये सही नहीं है, ये बेबुनियाद और झूठी बात है। दूसरी चीज सर, एक स्टूडेंट ने वार्निंग भेजा था हैक करके सिस्टम में, और बाद में जब ये बात सामने आई, ये फरवरी की बात थी, उसने कहा कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कंप्लेंट्स को जो सीबीएसई को मैंने जानकारी लिया, सीबीएसई उसकी एक एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने एक आईआईटी की विशेषज्ञ टीम को लगाया। इसे सारे आरोपों को एंड टू एंड एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। हमारी कोई भी नागरिक उस पर प्रश्न उठाता है, हमारी प्रजातंत्र में हमारी दायित्व बनता है उसको संतुष्टि के उत्तर देना। ये जो विषय है उसमें से आगे चल के ग्लिच भी हुई, पेमेंट गेटवे में भी चैलेंज आया। ये सारे उसमें कोरिलेट करके हमने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाया है। उसको हम तहकीकात कर रहे हैं, उसको हम तह तक जाएंगे, उसकी जिम्मेवार लोगों को हम बात करेंगे। अब राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं और रोज वो सीबीएसई के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि जो सीबीएसई में कोएम्प्ट की भूमिका रही
वो पहले से संदिग्ध थी, दूसरे नाम से वो संस्था रही और आप लोगों ने बिना बैकग्राउंड चेक किए उसको? देखिए, मैं सीबीएसई की प्रक्रिया अपनाया है। उसमें भी मैंने आज सीबीएसई जब गया था, सीबीएसई के अंदर में कह के आया हूं, ये सारा विषय को पारदर्शी तरीके से दिखने की आवश्यकता है। इसकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसकी प्रोक्योरमेंट की डिसीजन, ये सारे अभी पारदर्शी तरीका से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। अगर कहीं आपत्ति आ रहा है, कहीं आरोप आ रहे, उसको भी अनुसंधान किया जाएगा, उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें कोई भी जिम्मेवार होगा, तो कंपनी हो, सीबीएसई के अंदर से कोई हो, बाहर से कोई हो, या सरकार के अंदर से कोई होगा, जो इस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी रहा राहुल गांधी जी के अप्रोच, मैंने आरोप के ऊपर, मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है। भारत में कोई भी परिवर्तन को सह्य नहीं कर पाते हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया था, उन्होंने ईवीएम को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं। ये एक दिवालिया मानसिकता की लक्षण है। आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर। बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है, उन्हीं के शासित 2 राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की ओएसएम काम कर रहा है। अच्छा, उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे। इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं। ये उनकी मिथ्या कहने का अभ्यास गति, उनका एक और एक प्रमाण मिला। क्योंकि उन्होंने कहा कि आप चाहे उनके ऊपर जो भी आरोप लगा लें, वो सवाल पूछते रहेंगे। नहीं, और सवाल बुनियाद के आधार पर होनी चाहिए। आप इसकी तो उत्तर दो, जिस कंपनी के बारे में आप प्रश्न उठा रहे हो, आप ही के शासित राज्य में वो भी काम कर रहा है। आज भी है 28/5/26, आज भी वो काम कर रहा है। अच्छा, तो उसमें आप क्या उत्तर दोगे? कभी आपकी खुद की गरेबान में थोड़ा आपने झांक के देखा है क्या? राहुल गांधी जी का एक कुंठा मन में है कि मैं क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा हूं। प्रजातंत्र में आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपकी प्रश्न पूछने का अधिकार है। हम उस प्रश्न से बिल्कुल नतमस्तक होकर उसको सुनना चाहेंगे, उसकी एक तार्किक उत्तर भी देने का कोशिश करेंगे अगर हमारे पास तथ्य है तो। लेकिन बेबुनियाद बात की, असभ्यता की कोई उत्तर नहीं। ये जो तमाम मुश्किलें चल रही हैं, गड़बड़ियां आ रही हैं, एक शिक्षा मंत्री के तौर पर निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए, क्या व्यथा थी मन में? देखिए, मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था, हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है, हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूं। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है। उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसीलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हकमारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूं कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो। जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांत मूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में वो कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। हमने हमारी एक ही दायित्व है कि जो बच्चे जो मानसिक तनाव में, मैं आज कुछ बच्चों के साथ री नीट की जो सीबीएसई की जो रीवैल्यूएशन की अप्लाई करने वाले बच्चों के साथ शाम को अभी एक बार थोड़ा अनुभव ले रहा था, उनके ट्रायल रन के बाद अनुभव ले रहा था। मैं चिंतित हो जाता था, मेरे दायित्व और मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। हमारी दायित्व बनता है, मैं उस दायित्व से हम लोग मुंह छुपा नहीं सकते हैं, दायित्व हम लिए हैं। इसीलिए त्वरित हमको व्यक्तिगत निंदा, अपमान, आलोचना, ये कोई आपत्ति नहीं है।
और उस आलोचना से हमको रास्ता मिलता है सुधार करने के लिए। हमारी दायित्व है एक सुधार की रास्ता स्थापित करना। हो जाएगा सर, क्योंकि हमको लगता है ना कि देखिए देश हमारा कहाँ कहाँ नहीं, क्या क्या जो असंभव चीजें हैं वो संभव कर रहे हैं हम, लेकिन एक पेपर लीक से नहीं रुक पा रहा है। और मैं इसे नेगेटिव तरीके से नहीं, मैं एक उम्मीद से भरकर पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, वो दिन आएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस पेपर कंप्रोमाइज को हम खत्म करके रहेंगे। इस बार नीट हमको एक अवसर दिया है एंड टू एंड उसको और सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए। हम पूरा सरकार के सभी घटक उस काम पे लगे।